हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो अभी का चैप्टर चल रहा है वो मौर्य साम्राज्य के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से भाग 1 की वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो जो होगी हमारी भाग 2 की होगी। आज की वीडियो में जानेंगे हम मौर्य प्रशासन के बारे में। तो जान लेते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। उच्च कोटि के शासन प्रबंध की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जबकि अशोक ने इसमें आवश्यक सुधार किए। उनका शासन प्रबंध इतना बढ़िया था कि यह आगामी यानी कि आगे के कई शताब्दियों यानी कई सौ वर्षों तक बहुत कम परिवर्तनों के साथ जारी रहा। उनके प्रशासन की विशेषताएं निम्न हैं। तो जान लेते हैं क्या थी उनके प्रशासन की विशेषता। सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रीय प्रशासन प्रबंध के बारे में। तो केंद्रीय प्रशासन प्रबंध के बारे में बात करें तो सबसे पहले राजा के बारे में हम बात करेंगे। तो राजा के बारे में हम कहें तो राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी गद्दी पैतृक थी। उसे असीमित शक्तियां प्राप्त थी, यानी कि जो राजा था वो सर्वोच्च सबसे बड़ा अधिकारी होता था। उसकी गद्दी बहुत महान यानी कि बड़ी थी। उसे असीमित शक्तियां प्राप्त थी, यानी कि उसके पास जो असीमित शक्तियां थी। उसकी कही बात पत्थर की लकीर समझी जाती थी, यानी कि एक बार जो राजा ने कह दिया उसकी या किसी प्रकार का कोई भी बात उसने या नियम कोई भी लागू किया तो उसकी बात को पत्थर की लकीर समझा जाता था। उसकी उल्लंघना करने वाले को दंड भी दिया जाता था। उसके आदेशों का पालन ना करने वाले को दंड दिया जाता था। इसके अलावा वह सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। आगे हम बात करेंगे राजा के बाद जो शासन प्रबंध में दूसरा जो महत्व किरदार होगा वह मंत्री का होता था। तो मंत्री के बारे में हम बात करें तो मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए शासकों ने मंत्री परिषद का गठन किया हुआ था। इसके लिए योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता था, जो कि राजा को अपने अपने विभागों से संबंधित मामलों पर सलाह दिया करते थे। यह मंत्री 10 प्रकार के थे। इन सभी मंत्रियों के बारे में हम बारी बारी जानेंगे। तो सबसे पहला जो मंत्री होता था वह प्रधानमंत्री होता था। वह शासन के प्रत्येक कार्यों में राजा को परामर्श देता था, यानी कि प्रधानमंत्री का जो कार्य था वह शासन के प्रत्येक कार्य में राजा को सलाह देना होता था। इसके अलावा शासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण उसका कार्य ही होता था प्रधानमंत्री का। आगे दोस्तों जो दूसरा महत्वपूर्ण किरदार होता था यानी कि शासन प्रबंध में वह होता था पुरोहित का। पुरोहित वह राज्य का पुजारी होता था। वह धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देता था। तो आगे है तीसरा सेनापति। वह सेना का मुखिया होता था। वह युद्ध के बारे में राजा को सलाह देता था। ये सभी इन्हीं के कार्य थे दोस्तों। यह जैसे कि पुजारी का काम होता था पूजा अर्चना करना, वह राज्य का पुजारी होता था। वह धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देता था। इसी के साथ सेनापति भी इसी प्रकार के अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य किया करते थे। जैसे कि सेनापति होता था वह युद्ध के बारे में राजा को सलाह देता था। आगे है दोस्तों चौथा सन्निधाता। वह राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष होता था। आगे है समाहर्ता। वह राज्य का वित्त मंत्री था। वह राज्य के कर, आय तथा व्यय का ध्यान रखता था, यानी कि जो समाहर्ता था वह राज्य का वित्त मंत्री होता था, जिसे कि राज्य के कर और आय यानी कि उसे अपने जो वो कर लगाए जाते थे उस समय के उसका ब्यौरा रखना होता था। इसी के साथ आय के साधनों का भी लेखा जोखा रखना होता था। इसी के साथ जो खर्च होता था, यानी कि चाहे फिर वह सेना के लिए हो या फिर राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च होता था, उसके बारे में वह ध्यान रखता था। आगे है दंडपाल। वह पुलिस विभाग का मुखिया था। वह राज्य में शांति बनाए रखता और अपराधियों को दंड देने का कार्य करता था। आगे है सातवां दुर्गपाल। वह किले की रक्षा करता था, यानी कि वह दुर्गों की रक्षा करता है। दुर्ग यानी किला, किले की वह रक्षा करता था। आगे है अमात्य। अमात्य का कार्य जो था वह न्याय तथा प्रशासकीय मंत्री का था। आगे है क्रमांतिक। क्रमांतिक का वह कारखानों की देखभाल करता था। आगे है
द्वारिक का जो कार्य था वह गृह मंत्री का था। उपरोक्त सभी मंत्रियों को नगद वेतन दिया जाता था, यानी कि जो ये 10 के 10 मंत्री थे इन सभी को नगद वेतन दिया जाता था। आगे हम बात करें तो प्रांतीय प्रबंध के बारे में, तो प्रांतीय प्रबंध में हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए उसने शासन के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त यानी कि बांटा हुआ था। राजकुमारों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। राज्य में शांति बनाए रखना इनका मुख्य कार्य होता था। आगे भी उनकी सहायता के लिए बहुत से अन्य अधिकारी नियुक्त किए हुए थे। आगे है दोस्तों जिला प्रबंध के बारे में बात करें तो मौर्य शासकों ने प्रांतों को जिलों में विभक्त किया हुआ था। जिलों को उस समय जनपद कहा जाता था। प्रादेशिक जनपद का मुखिया होता था। आगे उसकी सहायता के लिए राजुक तथा युक्त नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राजुक जो कार्य करता था वह कृषि भूमि का सर्वेक्षण करके उसका लगान तय करता था। युक्त का जो कार्य था वह लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करना होता था। आगे है दोस्तों नगरों का प्रबंध। नगरों के प्रबंध के बारे में बात करें तो मौर्य काल में बड़े बड़े नगरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नगर के मुखिया को नगर अध्यक्ष कहते थे। उसकी सहायता के लिए 30 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई थी। इसके 6 विभाग थे और प्रत्येक विभाग में 5 व्यक्ति होते थे। इसी के साथ दोस्तों आगे है स्थानीय प्रबंध के बारे में हम बात करें तो स्थानीय प्रबंध में कहा गया है कि जिलों को आगे कई भागों में बांटा गया था। प्रत्येक जिले में 5 से 10 गांव होते थे। गोप और स्थानक इन संयुक्त गांवों के 2 मुख्य अधिकारी थे। गोप कृषि और कार्य भूमि का रिकॉर्ड रखता था। स्थानक भूमि लगान इकट्ठा करता था। ग्रामिक गांव का मुखिया होता था। आगे पंचायत होती थी। आगे है दोस्तों 7वां वित्तीय प्रबंध के बारे में। तो इसमें जान लेते हैं साम्राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर होता था। जो साम्राज्य की आय का मुख्य साधन था वह भूमि कर हुआ करता था। मौर्य शासक कृषि की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष सुविधाएं प्रदान करते थे। फलस्वरूप फसलों की उपज भरपूर होती थी। इनके अतिरिक्त मौर्य शासक व्यवसायों पर, वनों पर, खानों पर, अमीर लोगों पर लगाए गए करों, चुंगी करों, जुर्मानों एवं उपहारों से धन इकट्ठा करते थे। आय को जन कल्याण के कार्यों के लिए व्यय किया जाता था, यानी कि जो वित्तीय जो लगान यानी कि जो भी कर थे, जो भी इनके आय का साधन था, उनको जन कल्याण के कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। आगे है दोस्तों सैनिक प्रबंध के बारे में। तो सैनिक प्रबंध के बारे में हम बात करें, ये हमारा 8वां पॉइंट है। मौर्य राजाओं ने विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए विशाल सेना का प्रबंध किया। चंद्रगुप्त के सैनिकों की कुल संख्या 6,90,000 थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ मौर्य सेना के मुख्य अंग थे। इनके मुख्य शस्त्र तीर कमान, तलवारें, त्रिशूल, ढाले और भाले आदि होते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को राजा की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाता था। आगे है दोस्तों 9वां पॉइंट हमारा न्याय एवं गुप्तचर प्रबंध के बारे में। इसके बारे में हम बात करें तो मौर्य शासक बहुत न्यायप्रिय थे। प्रजा को न्याय देने के लिए राज्य भर में कई न्यायालय स्थापित किए गए थे। राजा अपराधी को दंड दे सकता और कम कर सकता था। उस समय कठोर दंड दिए जाते थे। मौर्य शासकों की सफलता का आधार उनका बढ़िया गुप्तचर प्रबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल फैला दिया था, जो कि उसे सभी जानकारी दिया करते थे। इन पर नज़र रखने के लिए आगे भी गुप्तचर छोड़े गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुप्तचर जो उस समय प्रचलित थे उनमें पुरुष तो होते ही थे, उनके साथ साथ स्त्रियां भी गुप्तचर के कार्य किया करती थी।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।